हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज़ है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अमेज़ॉन फॉरेस्ट के रिलेटेड रहेगा, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है जो 9 साल स्टडी करने के बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहना है कि अभी अमेज़ॉन फॉरेस्ट यानी पेड़ जो कई सारे होते हैं वहाँ पे, इवन 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स तक एरिया है। इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया। आगे मैं आपको बताऊंगा। तो इट एक्टिंग नो लॉन्गर एज कार्बन सिंक दोस्तों। ओके, कार्बन सिंक का मतलब क्या होता है? जो कार्बन को ऑब्जर्व करते हैं, जो भी हम एमिशंस को इमिट करते हैं, राइट? जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मीथेन हो गया, जितने भी सारे जो जहरीले गैस है जो व्हीकल पोल्यूशन से निकलते हैं या फैक्ट्रीज से निकलते हैं, तो ये पेड़ ऑब्जर्व करते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करके रिलीज़ करते हैं। इनका काम ही है, ये बेसिक प्रिंसिपल है, बच्चा बच्चा आज सभी लोग जानता है। बट अभी ये रिपोर्ट में पता चला है कि ये रादर दैन ऑब्जर्विंग द कार्बन, दे आर रिलीजिंग द कार्बन। तो कैन यू इमेजिन कि कितना बड़ा इफेक्ट होने वाला है इस दुनिया पे। तो इस रिपोर्ट में मैं आपको बताऊंगा क्या क्या रिसर्च पब्लिश की गई है और अमेज़ॉन के बारे में भी हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ 1-on-1 जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने पहले स्लाइड में कहा था, अमेज़ॉन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका में, आगे चलकर मैं आपको मैप भी दिखाऊंगा, जो कि एक लार्जेस्ट ट्रॉपिकल फॉरेस्ट माना जाता है दुनिया का। अभी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करना शुरू हो चुका है दोस्तों, रादर दैन ऑब्जर्विंग द CO2। पहले ही हमारे दुनिया में इतने सारे वेहिकुलर पोल्यूशन है, इतने सारे फैक्ट्रीज हैं जो लगातार एमिशंस रिलीज़ कर रहे हैं। उसकी वजह से नॉट ओनली द एटमॉस्फेरिक एरिया, जो कई सारे लेयर्स हैं वो भी ख़राब होते जा रहे हैं। बट हाल ही में आपने देखा होगा तो ओजोन लेयर है वो भी जो है स्लोली रिकवर हो रहा था। बट अगेन इस तरह से अगर कोई इंसिडेंट सामने आते हैं तो अगेन इट विल गेट डिप्लीटेड। ओके, तो इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ने वाला है हमारी दुनिया पे। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि इसको अमेज़ॉन बेसिन है ये, इसका मैप कहाँ तक फैला हुआ है। दिस इज़ द एंटायर मैप ऑफ द अमेज़ॉन बेसिन और ये कई सारे कंट्रीज़ को कवर करता है, जैसे इक्वेडर हो गया, पेरू हो गया, यहाँ पे ब्राज़ील का एक एरिया है वहाँ पे भी थोड़ा कवर करता है, राइट? यहाँ के वेनेजुएला हो गया, राइट? गुयाना हो गया, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम। तो आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, जितना जितना भी लैंड एरिया है ये कवर करता है अमेज़ॉन बेसिन। आगे हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि फ्रांस का जो फ्रेंच गुनिया है, या गुनिया है और वेनेजुएला है, इनके सारे और कई सारे माना जाता है अमेज़ॉन से कई सारे फ्रेश वाटर लेक्स भी निकलते हैं जो इन सारे कंट्रीज़ को वाटर सप्लाई करते हैं दोस्तों। ओके, ब्राज़ील हो गया, पेरू हो गया, बोलीविया का लैंड भी ऑक्यूपाई कर रखा है अमेज़ॉन फॉरेस्ट ने। और आप सभी लोगों को पता है अमेज़ॉन रिवर, राइट, फेमस रिवर है जो वहीं से भी निकलती है। It will start from here and it will definitely go into the Pacific Ocean. So this is the area of the map. Okay, आसपास अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नॉर्थ साइड पे आपको अटलांटिक ओशन देखने को मिलेगा and in the east side, sorry, in the west side you can see the Pacific Ocean. Okay, in the west you have the Pacific Ocean, in the north we have the Atlantic Ocean, and these are all the countries where this land covers. Okay, Peru, Ecuador, Colombia, Venezuela, Brazil, Bolivia. Okay, ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई होटल के रेस्टोरेंट के मेन्यू बोल रहा हूँ मैं, जोक सपाट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कहा, मैंने एक स्टडी पब्लिश की गई थी जो 9 साल पढ़ने के बाद इसको पब्लिश किया गया था। और जो रिसर्च टीम है उन्होंने ये कहा है कि जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील, ओके, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ अ ब्राज़ील एंड यहाँ का जो ईस्टर्न पार्ट है, ओके, द ईस्टर्न पार्ट एंड साउथ ईस्टर्न पार्ट, दिस इज़ द एरिया। ओके, तो वहाँ पे जो है ज़्यादातर डिग्रेडेशन हुआ है फॉरेस्ट का। ओके, और कई सारे पेड़ काटे गए हैं, वेदर फॉर डेवलपमेंट पर्पस मान लीजिए आप, या फायर लगकर जो है डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, उसकी वजह से भी सूखे लकड़ियाँ होती हैं, आग लग जाती है तो सारा जंगल उसका क्लीन हो जाता है वहाँ वो एरिया का। तो उसकी वजह से क्या है, ब्राज़ील में
जो CO2 एमिट कर रहे हैं, वहाँ की जो फैक्ट्रीज है ये, तो उसकी वजह से ये प्लानट जो है, वहाँ का जो लैंड है वो वार्म होने लगा है धीरे धीरे। आसपास के पेड़ भी नहीं है। एंड नॉट ओनली द अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, सम फॉरेस्ट इन द साउथ ईस्ट एशिया की अगर बात करें, वो भी जो है कार्बन सोर्स को ऑब्जर्व करने की बजाय रिलीज कर रहे हैं। इसकी वजह मेन मकसद यही है कि प्लांटेशन प्रॉपर नहीं किया जा रहा, फायर्स जो है लग जा रहे हैं, तो प्रॉपर कार्बन सिंक के जैसा एक काम नहीं कर रहे हैं। और चलिए अमेजॉन बेसिन के बारे में बात करते हैं। तो अमेजॉन बेसिन ये ह्यूज एरिया जो कि 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करता है दोस्तों। कैन यू इमेजिन, 6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ना वहाँ तक आपको ये दिखता ही रहेगा फॉरेस्ट। उसके अलावा भी और कई सारा है। और ऐसा माना जाता है कि इट्स ट्वाइस द साइज ऑफ इंडिया, इट्स नियरली द ट्वाइस ऑफ साइज ऑफ इंडिया। इंडिया को आप 2 गुना कर दीजिए, उससे ज़्यादा जो है आपको इस अमेजॉन बेसिन देखने को मिलेगा। ओके, एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एंड दिस फॉरेस्ट कवर अबाउट 80% ऑफ द बेसिन एज पर द नासा, जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी है, जो हमेशा हमारी अर्थ की जो निगरानी रखता है, और उनका ये कहना है कि दे आर होम टू नियरली 1/5 ऑफ द ओल्ड लैंड स्पीसीज। ओके, 1/5 याद रख लीजिए, 1/5 जितने भी ओल्ड लैंड स्पीसीज हैं आपको ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ पे ही मिलते हैं आपको। समझ रहे हैं दोस्तों? ओके, एंड इट इज़ अबाउट होम टू 30 मिलियन पीपल, इंक्लूडिंग इंडिजिनियस ग्रुप्स हैं वहाँ पे। कई सारे ट्राइब्स आपको देखने को मिलते हैं, कई सारे ऐसे वनरेबल भी ट्राइब्स हैं जो कभी आपने देखा भी नहीं होगा, ऐसे लोग भी वहाँ पे जी रहे हैं। ओके, और कई सारे ऐसे जानवर हैं जो अभी रिसर्च करना बाकी है, अभी उनकी स्पीसीज, उनकी जाति, उनकी प्रजाति, उनकी हिस्ट्री पूरी निकालना बाकी है। वैसे स्पीसीज भी आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो इतना बड़ा एरिया अगर कार्बन एमिट करने लगे तो सोचिए क्या प्रभाव पड़ने वाला है हमारे जो इंसानी जीव पर। ओके, आसपास के अभी जो कई सारे इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो आइस पिघल रही है अंटार्कटिका में, उसकी वजह से ही कई सारा सी लेवल बढ़ता जा रहा है। अगर ये लोग भी जो है अगर कार्बन एमिट करने लगेंगे रादर देन ऑब्जर्विंग, तो ऑब्वियसली जो प्लैनेट है वार्म होना ही होगा। जो हमारा टारगेट है, जो पेरिस क्लाइमेट डील में हमने साइन किया था कि हम लोग वादा करते हैं, जो आपको दिखाता है ना, जो भी कहूँगा मैं सच कहूँगा कोर्ट में, उसी तरह हम कई सारे बड़े बड़े दिग्गज लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और एक किताब के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं कि हम वादा करते हैं कि हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो -1.5 डिग्री से कम रखेंगे हम। ओके, क्योंकि अगर 1.5 डिग्री पार हो जाएगा तो कई सारे ऐसे आइलैंड्स है, यकीन मानिए दोस्तों, पानी में डूब जाएंगे। ऐसे बड़े बड़े आइलैंड्स है जो डूब जाएंगे। ओके, तो एक बड़े प्लेटफॉर्म में इन्होंने डिसाइड किया, बट पता नहीं अगर इस तरह से रिपोर्ट्स बाहर आते लगेंगे। हाँ, मैं मानता हूँ कोविड-19 जब हुआ था, जब 2020-19 की अगर बात करें, मेनली 2020 की जो एंटायर ईयर था, कई सारे देशों में लॉकडाउन था, कि उस वक्त जो अर्थ ने रिकवरी की थी ना दोस्तों, इट्स वेरी फैबुलस। ओके, ये चमत्कार ही समझ लीजिए आप। एक जो नेचर है अपने आप को क्यूर करने लगा था, क्योंकि फैक्ट्रीज सारे बंद थे, राइट। और वहाँ पे कई सारे ऐसे स्पीसीज थे जो रोड पे भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे वीडियोस। आज कोई ऐसा शख्स नहीं है जो यूट्यूब ना देखे, राइट। तो लॉकडाउन था तो हमेशा यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, अमेजॉन पे ही पड़े रहते थे हम लोग। तो जोक्स अपार्ट, तो यूट्यूब में आपने देखा होगा कई सारे स्पीसीज जो है फिर रहे हैं जूस में, रोड पे आ गए हैं, क्योंकि लॉकडाउन हुआ था, उनको भी फ्रीडम मिल गया था। और कई सारे लेक्स जो है रिवाइव होते रहे, नेचर ने रिकवर स्टार्ट कर दिया था। बट एनी हाउ हम हमेशा के लिए तो इस तरह बंद नहीं कर सकते ना, क्योंकि हम लोग भी जीना है और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करना है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव कर रहे हैं तो एक प्रिकॉशनरी स्टेप्स लिए, ओके, एक बेसिक स्टेप्स फॉलो करें, ताकि विन विन सिचुएशन हो। देखिए, आपका भी फ़ायदा हो और नेचर का भी फ़ायदा हो, तब जाकर कुछ हो सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अमेजॉन बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। एंड दिस बेसिन प्रोड्यूस अबाउट 20% ऑफ द फ्रेश वाटर। ओके, जैसे हमने मैप में भी देखा था, अमेजॉन रिवर भी यहीं पे ओरिजिनेट होती है, और कई सारे ऐसे फ्रेश वाटर लेक्स हैं, रिवर्स हैं, जो कि अल्टीमेटली कई सारे कंट्रीज़ को वाटर फीड करके इट विल ड्रेन इनटू द ओशंस। जैसे कि देखा होगा आपने, अटलांटिक ओशन है और वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। और ये फॉरेस्ट जो है ऑब्वियसली डिफॉरेस्टेशन की वजह से, और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, नॉट ओनली इन साउथ एशिया, कई सारे लोग हैं जो अमेजॉन और वहाँ पे एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन होने की वजह से जब एक एरिया जो है उसकी फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है तो उस एरिया को जला देते हैं। वो नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होने वाला है दोस्तों।
एक बार अगर वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया को आप जला देंगे, अगर गॉड खुदा ना खास्ता वहाँ पे जो है कोई सूखी लकड़ी हो आसपास, ऑब्वियसली आपको तो पता नहीं है, हाँ भाई मुझे इतना एरिया ही जलना है, उसे थोड़ी सेंस होगा। जहाँ पे सूखी घास होगी वहाँ पे आग लग जाएगी। तो 2019 में इतनी भयानक आग लगी थी अमेजॉन फॉरेस्ट में, कहा जाता है कि उसको स्पेस से भी देख सकते थे दोस्तों। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है हमारा, वहाँ से भी लोग देख कर बता रहे थे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है कि। और अकॉर्डिंग टू जो ब्राज़ील नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च, उनका ये कहना है कि जो आग लगी थी वो 2013 से 2 गुना ज़्यादा थी। राइट, एक मेन रीज़न यही मैंने आपको बताया था, जो फार्मर्स थे वो बर्न करके नेक्स्ट क्रॉप को चले जाते हैं, ये मेन रीज़न माना जा रहा है। बट अभी इस तरह का अगर डिस्ट्रक्शन होता रहा कि तो आगे चलकर बहुत ही प्रभाव पड़ने वाला है ह्यूमैनिटी पे। एंड डिफॉरेस्टेशन ऑब्वियसली चलता आ रहा है, क्योंकि आप अगर आप कंपेयर करेंगे 1970s 80s में, तो लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज कन्वर्टेड इनटू द कैटल रैंचिंग के एंड सोया कल्टीवेशन, या फिर जो भी पैडी हो, वीट हो, जो ग्रो करने लगे। अबाउट 2/3 ऑफ द एरिया जो रेन फॉरेस्ट था उनका, 1970s की बात कर रहा हूँ मैं, 2021 की नहीं कि अभी हम लोग अभी पैदा भी नहीं होते, हमारे पेरेंट्स थे उस टाइम पे। तो 2/3 ऑफ एरिया ऑलरेडी जो है कल्टीवेट करना शुरू कर दिया गया था 1970s। तो अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना एरिया वैनिश हो गया होगा। एंड उसके बाद स्टेट पॉलिसीज आए, कई सारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए, रेलवे रोड एक्सपेंशंस बोल के कई सारे झाड़ों को काटे गए। अल्टीमेटली एक डिफॉरेस्टेशन का एक पैटर्न फॉलो किया गया सेंट्रल अमेरिका में। तो अभी रिसर्चर्स का ये कहना है कि ओवर द ईयर्स, जो अभी रिपोर्ट में पब्लिश की गई थी, जो फॉसिल फ्यूल एमिशन है जो गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से निकलते हैं, तो अमेजॉन फॉरेस्ट उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो अर्थ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट टू मीडियम रहता था। बट अभी जो डिफॉरेस्टेशन लेवल है वो ज़्यादा होने की वजह से, अब 40 साल का अगर आप डेटा देखेंगे, और रेनफॉल भी डिक्रीज़ हो चुका है वहाँ पे, टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्राई सीजन में। ठीक, ऑब्वियसली भाई एक अगर इफेक्ट पड़ेगा ना तो सारे चीज़ें लग के जाएंगी, कि सारे चीज़ों को जो लिंक लगा होगा। तो जब आप झाड़ काटेंगे, पेड़ काटेंगे, तो प्लैनेट वार्म होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो प्रॉपर रेनफॉल नहीं होगी। झाड़ ने अगर प्रॉपर उसको, अगर, हाँ एक बात यहाँ पे गौर कर सकते हैं, अगर आप जो पेड़ों को काट रहे हैं तो उसको सब्स्टिट्यूट भी कीजिए ना। आप सपोज 10 पेड़ काट रहे हैं तो एटलीस्ट आप 8 पेड़ तो लगाइए भाई उसके सब्स्टिट्यूट में। ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली आप छोड़ दें उसको। ये एक्चुअली लगाना तो 10 ही है, बिकॉज 10 = 10 जब भी तो इक्वल होता है, बैलेंस कर सकते हैं। बट एटलीस्ट 8 तो लगाइए। अगर कंप्लीट अगर छोड़ देंगे तो इस ड्राई सीजन की वजह से इस तरह होना है कायम था। एंड अभी रिपोर्ट भी पब्लिश हो गई है। एंड अमेजॉन फॉरेस्ट आर नो लॉन्गर कार्बन सिंक्स ओके। एंड मोर इंटैक्ट वेटर फॉरेस्ट जो सेंट्रल एंड वेस्टर्न पार्ट्स में पाया जाता है, वो भी अभी धीरे धीरे जो है कार्बन 6 को छोड़ रहे हैं। दे आर नॉट ऑब्जर्विंग द प्रॉपर कार्बन। कि नेक्स्ट अनदर रीज़न फॉर द ईस्टर्न रीजन जो है, जो प्रॉपर जो CO2 ऑब्जर्व नहीं कर पा रहा है, क्योंकि कई सारा फॉरेस्ट जो है एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो चुका है। उसकी वजह से 17% डिक्रीज हो चुका है फॉरेस्ट कवर में। और साउथ ईस्ट रीजन की बात करें, जो 20% ऑफ अमेजॉन बेसिन वहाँ पे फॉर्म किया जाता है, वो भी अबाउट 30% डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से लास्ट 4 डिकेड्स में वो भी जो है अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। एंड देन साइंटिस्ट हैव रिकॉर्डेड 25% रिडक्शन इन प्रेसिपिटेशन यानी बारिश कि एटलीस्ट 2 पॉइंट वहाँ का जो टेम्परेचर इंक्रीज था, अगर आप 40 साल पहले अगर कंपेयर करेंगे और आज को अगर कंपेयर करेंगे, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 2.7 डिग्री फ़ारेनहाइट, और जैसे कि आप कन्वर्ट करेंगे तो सेल्सियस में ऑब्वियसली 1.5 डिग्री आएगा। तो इतना जो है बढ़ चुका है। देखिए, थोड़े लोगों को लगता होगा कि मैं यहीं पे देख के जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूँ तो कई दूसरे टॉपिक्स पे बोल सकता हूँ यहाँ पे, बट यहाँ पे मैं स्लाइड इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आपको जो एक नोट्स के जैसा भी काम आ जाए। आप कहीं दूसरे सोर्सेस में जाकर तलाश ना करें, क्योंकि मेरे PPT इस तरह से मैं डिज़ाइन करता हूँ ताकि जो मैं लिखा हूँ ऑब्वियसली मैं वही बोलने वाला होता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट जो रहता है पार्ट वो आपको मदद मिल जाए। क्योंकि मैं ओरली अगर बोलूँगा तो आप सुनोगे, और मैं ऑब्वियसली वीडियो तो फास्ट जाएगा ही, तो आप उतनी जल्दी नोट्स तो नहीं बना पाओगे ना। तो इसलिए मैं मैटर भी इस तरह रखता हूँ ताकि आप नोट्स भी बना सकें। ठीक, तो जो भी डिग्रीज है जो सेल्सियस में कन्वर्ट किया गया हो उसकी रीडिंग हो, या जो परसेंटेज रिडक्शन वो हो, क्योंकि जब आप फैक्ट्स को एग्जैक्टली प्रेजेंट करेंगे एग्जाम में, तभी जाकर आपको कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो चलिए देखते हैं क्या होता है। अगर इसी तरह इस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की एबिलिटी अगर रिड्यूस होती जाएगी तो आगे चलकर फ्यूचर में बहुत ही मार पड़ने वाला है दोस्तों। ओके, क्योंकि जो फ्यूल एमिशंस जिस तरह से निकल रहे हैं अभी, और जो फैक्ट्रीज अभी रिवाइव हो चुके हैं और दुगना जो प्रोडक्शन किया जा रहा है, क्योंकि उनके कंपनी के प्रॉफिट्स अलग होते हैं, रेवेन्यूज़ को अचीव करना पड़ता है, प्रॉफिट्स को अचीव करना पड़ता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये धंधा तो दुनिया भर का लगा रहता है। ओके, जो कोविड की वजह से जो सारा धंधा मंदा हो चुका था अभी फिर से रिवाइव कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये एमिशंस तो होने वाले हैं। तो अगर हम प्रॉपर स्टेप्स ना लें, अगर कोई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में इसको रेज ना करें और सब लोग मिलकर इसके ऊपर वर्कआउट ना करें, तब तक कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो दिस इज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।